वेलकम टू फिकम एकेडमी। कल की क्लास में आपने पढ़ा था फोकल लेंथ कैसे डिपेंड करती है मीडियम पर, सराउंडिंग पर, है ना। सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करती है, नेचर कैसे बदला जाता है, याद है? क्यों भूल गए क्या? फार्मूला क्या आता है? वन अपान एफ सॉरी एफ एल अपान एफ इक्वल्स टू एएनजी माइनस वन इंटू एन एल अपॉन एएनजी माइनस एन एल। और ये एएनजी माइनस एन एल का जो डेटा है, पॉजिटिव आएगा तो कोई चेंज नहीं आता, निगेटिव आएगा तो चेंज हो जाता है, और अगर जीरो आया तो पैरेलल ग्लास स्लैब हो जाता है, समतल कांच का। याद है तीनों कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? तो अगर एएनएल ज्यादा है तो नेचर बदल जाएगा। हो सकता है डेरिवेशन बिना करे और सवाल बिना लगाए तुमसे केवल यही पूछा हो एमसीक्यू में कि बताइए लेंस फोकल लेंथ क्या होगा, है ना। और एफ आया हो पॉजिटिव और सब कुछ सॉल्व करने के बाद निगेटिव आया हो और नेचर में कई सारे ऑप्शन लिखा हो, तुम सॉल्व ही ना करो, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख करके बता सकते हो कि नेचर बदलेगा या नहीं बदलेगा, केवल उसको देख करके बता सकते हो। क्यों? अगर एएनजी एनएल बराबर है तो सीधे लिख देना बदल गया, और अगर एएनजी कम है और एएनएल ज्यादा है तो भी बदल गया। दो केस में बदलता है, एक केस में बदलता नहीं है, तो दोनों चीजें ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम चेंज करेंगे तो भी बदल सकता है, नहीं बदल सकता क्या? अगर लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कम ज्यादा करी जाए तो वन अपान एफ प्रोपोर्शनल वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू। तो आर वन आर टू जैसे जैसे बैलेंस करोगे, कम ज्यादा करोगे, वैसे कौन कम ज्यादा होगा? क्योंकि एफ प्रोपोर्शनल आर वन माइनस आर टू वाले पर वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू सीधे लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और थी, सबने पावर पढ़ा? पावर पढ़ लिया ना बेटा? पावर पढ़ा तो उसमें एक और चीज होता है कटिंग ऑफ लेंस, लेंस को कट करने का तरीका। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह को देखें, लेंस को कट करने का कितना तरीका होता है, तो लेंस को कट करने का तरीका दो होता है। एक हम ऐसे कट कर सकते थे और दूसरा हम इस लेंस को ऐसे कट कर सकते थे। दो तरीका हो गया ना लेंस को कट करने का, दो तरीका। दिस इज मतलब काटा तो मैंने दो भाग में, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य। अरे प्रिंसिपल एक्सिस है तो तुम्हारी ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है, लेकिन ये कर्वेचर को काटते हुए नहीं जा रही है, एंड्स को काटते हुए जा रही है। ये भी एक्सिस ही है, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो दो तरीके से काटा गया, एक हॉरिजॉन्टल काटा गया और दूसरा वर्टिकल काटा गया। अब इसको काटने पर क्या आर कम ज्यादा होगा, एफ कम ज्यादा होगा? इसी के बारे में चर्चा लेनी है कि क्या होता है। उसको पढ़ने के लिए आइए हम एक टॉपिक की ओर चलते हैं, उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, लेंस का कॉम्बिनेशन, वो भी कैसे? जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हों, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हों। तो टॉपिक का नाम लिखिए फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन दे आर केप्ट इन कांटेक्ट। कैसा है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। चलिए लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, लेंस का संयोजन। लेंस के संयोजन में हम उसकी फोकस दूरी तक अलग अलग रखे रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर पास पास रखे, एकदम सटा करके रखे गए हैं, दो उत्तल लेंस, दो अवतल लेंस, एक उत्तल एक अवतल परस्पर सटा के रखे गए हैं, तो इनकी कुल फोकस दूरी वगैरह क्या आएगी हम वो डिफाइन करने चलते हैं। ये समझो दो रेजिस्टेंस को मिलाकर के एक रेजिस्टेंस बनाते थे, वैसे दो लेंस को मिलाकर के कितना लेंस बनाना है? एक लेंस बनाना है। तो जो हम लेंस लेंगे वो पतले लेंगे या मोटे लेंगे? पतले लेंस के लिए फार्मूला सब याद है सबको? याद है क्या? पतले लेंस के लिए तो मैंने डायग्राम बनाया है, पहला लेंस लेंस L1 और इसी के कांटेक्ट में बगल दूसरा लेंस ये L2। क्या L1 L2 क्लियर है सबको? इन दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस एक ही रखूंगा या अलग अलग? एक ही रखी जाएगी। हाँ, ये सब कॉमन सेंस जो आपके दिमाग में खुद ही बात पता होनी चाहिए। पहला लेंस L1, दूसरा लेंस L2, बीच की डिस्टेंस इतनी कम कि नेग्लेक्ट कर दिया, बीच की डिस्टेंस इतनी कम की नेग्लेक्ट कर दिया। तो इसलिए कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि वो क्या होगा सर जो बीच में डी दिक्कत दे रहा है, इग्नोर कर देना। सीधे हम यहां से पहले लेंस से हमने किसी दूरी पर O ऑब्जेक्ट रखा है, और ये दूरी क्या लिख दोगे सब लोग? U। अरे लिखोगे नहीं लिखोगे? और ये लाइट गई। अब कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग, अभिसारी 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 मोड़ेगा ना, कॉन्वेक्स है तो अभिसारी मोड़ेगा। अब ध्यान से देखो, अब हम दो बार नहीं कर रहे हैं, दो बार। अब आप सबने पहले से ही पढ़ लिया है ना लेंस के लिए रिफ्रैक्शन का फार्मूला, लेंस के लिए शॉर्टकट सीख लिया ना, वन अपान एफ इक्वल्स टू वन अपान वी माइनस वन अपान यू। अब मैं बार बार इस पर मोड़ के फिर वहां ले जाऊंगा, फिर यहां ले जाऊंगा, ऐसे चार बार चक्कर थोड़ी काटूंगा। क्यों चार बार करोगे क्या? अब तो कितनी बार करना है? दो बार। हाँ, क्योंकि इसका फार्मूला सीख चुके हो, वन अपान एफ इक्वल्स टू वन अपान वी माइनस वन अपान यू। तो दो बार, अब दो ही बार लगा के काम हो जाएगा, एक बार लगाने की जरूरत, सॉरी चार बार करने की जरूरत नहीं है, दो बार में हो जाएगा। कहते हैं पहले बार लगाओ। सबसे पहले फॉर L1 यहां से यहां तक की डिस्टेंस U तो U ही है,
तो मैंने लिखा इसकी फोकल लेंथ मैंने लिख दिया, इसकी फोकल लेंथ मैंने लिखा f1, इसकी लिख दिया f2, तो मैंने लिखा 1/f1 इज इक्वल टू, बोलो सब लोग 1/v, इसकी इमेज बनाई जाए। तो इसकी इमेज बनाई जाए तो ये मोड़ेगा, ऐसे जाएगा। सोचो अगर ये लेंस ना होता, ये ना होता L2, तो क्या ये जा रही हैं ऐसे, क्या बनाएंगी, I या I डैश, I डैश। कितनी दूरी पर बनाएंगी, V या V डैश, V डैश। ये हो गया पहले लेंस से। क्लियर है सबको? तो मैं 1/v की जगह पर क्या लिखूं, V डैश या V डैश माइनस 1/u फॉर L2। L2 के लिए बात कर, कॉम्बिनेशन पढ़ रहा है तो 1/f1 f2, 1/f2 इज इक्वल टू 1/, क्या ध्यान से देखो, क्या ये ऐसे जाएंगी, है कि नहीं है, और क्या ये और मुड़ जाएंगी, ये बनेगा फाइनल इमेज और ये हो जाएगा V, है ना। चलो सब लोग बताओ कि फॉर L2 V कितना, V ये 1/v डैश, U कितना होगा, U होगा या V डैश होगा, वेरी गुड। क्या पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होती है? कॉम्बिनेशन में हमने कई बार सीख लिया है, इसलिए हमारा दिमाग इस पर बहुत तेजी से काम करता है। क्या आपको ऊपर और नीचे दोनों देखने में कुछ कॉमन दिख रहा है और जाते दिख रहा है? कौन है वो, V डैश, जोड़ें या घटाएं? अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड करूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एक तो शहीद हो गया, 1/v डैश एडिंग समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, 1/f1 प्लस 1/, इज इक्वल टू, क्या कट गया, सजा दूं क्या, टाइम गया क्या, अपने पास टाइम का क्या, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, 1/v डैश गया, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v पहले की इमेज है, दूसरे की इमेज है, फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज है, पूरे सिस्टम से बनी हुई। u लेंस बहुत पतले हैं, बीच की डिस्टेंस नेगलेक्ट करा है, तो क्या दोनों के लिए एक ही u है? तो जब ये फाइनल इमेज है और ये फाइनल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये फाइनल फोकल लेंथ होगी? फाइनल का मतलब टोटल फोकल लेंथ होगी। अगर इन सबको हटा करके, इन दोनों लेंसों को हटा करके यहां पर एक लेंस रखा जाए और फिर उसके वजह से ऐसे कराया जाए, तो मुझे ये u मिलेगा और ये क्या मिलेगा, v, और ये मिलेगा उसका टोटल फोकल लेंथ। तो अगर इस कॉम्बिनेशन की टोटल फोकल लेंथ कैपिटल F मान के चले, है कि नहीं है, अगर कॉम्बिनेशन की टोटल फोकल लेंथ क्या माना जाए, फोकल लेंथ कैपिटल F माने, तो मैं क्या लिख सकता हूं, जहां पर 1/v माइनस 1/u है, सबको पता है फार्मूला रिप्लेस हो जाते हैं, तो मैं सीधे लिखूंगा 1/F इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्या ऐसा तीसरा लेंस होता तो प्लस 1/f3 कर देता? इस तरीके से तो वही हो गया। कितना आसान सा फार्मूला, तो तुम्हें आता है कि नहीं है? बट फोकल लेंथ जोड़ते समय क्या ध्यान देना है, पावर कैसे जोड़ा जाएगा, 1/f का मतलब p हो गया, पावर का मतलब 1/f ही तो होता है, तो 1/f का मतलब क्या हो गया, p इज इक्वल टू 1/f1 p1 प्लस 1/f2। क्या ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ये, हाँ ये बढ़ता चला जाएगा, और यूनिट क्या आ जाएगा, डायोप्टर। तो मैंने पावर भी लिख दिया। अब सवाल है मैग्निफिकेशन, लेंस का मैग्निफिकेशन सबको आता है, लेंस का मैग्निफिकेशन का मिरर का उल्टा होता है, मिरर में होता है -v/u और क्या लेंस में होगा -u/v, प्लस v/u। अच्छा तुम लोग पढ़े हो, उल्टा ही तो होता है यार, अच्छा मतलब चिन्ह बदलता है बस, ठीक पढ़ रहे हो। तो m इक्वल टू -v/u ये मिरर का है, अगर तुमने प्लस कर दिया तो किसका हो गया, लेंस का। तो इसका मैग्निफिकेशन भी अपना होगा कुछ ना कुछ, इसका भी अपना कुछ ना कुछ मैग्निफिकेशन होगा। तो इसके मैग्निफिकेशन को कैसे लिखा जाता है, तो मैग्निफिकेशन को लिखने का तरीका हो गया, कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन बराबर m1 प्लस m2। तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा, m1 प्लस m2, नहीं ऐसा नहीं लिखा जाएगा, बल्कि मैग्निफिकेशन को लिखने का तरीका है m1 इंटू m2 इंटू ऐसे डॉट डॉट बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि सीधा मैग्निफिकेशन डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई टाइम्स में मल्टीप्लाई होकर के बढ़ के आता है रिजल्ट। पावर बढ़ जाएगी भले, पावर अलजेब्रिकली बढ़ रही है, बट ये प्रोडक्ट के रूप में बढ़ता है, तो ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। ऐसा जितना भी होगा वो मैग्निफिकेशन बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को लेकर के, ठीक है, टोटल फोकल लेंथ। ठीक, उतार लीजिए। चलिए कॉम्बिनेशन के बाद अब देख लेते हैं वो लेंस को काटने का तरीका, ताकि तुरंत समझ में भी आ जाए कि हाँ उसको काटने पर क्या होगा। अगर मान लो लेंस ऐसे है और ऐसे हॉरिजॉन्टली काटा गया,
है ना, कुछ इस हिसाब से काटा गया, ये आधा ऊपर हो गया आधा इधर हो गया। अब बताओ इसकी फोकल लेंथ पर क्या प्रभाव आएगा, कोई बता सकता है फोकल लेंथ पे क्या प्रभाव आएगा? हाँ, फोकल लेंथ पे कोई प्रभाव आएगा? क्यों क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर इसका रिफ्रैक्टिव, एक सेकंड, या तो एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदला, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बदली, तो बदलेगा कहां से? क्योंकि एफ प्रोपोर्शनल क्या होता है, सबका फार्मूला याद है, 1/f इक्वल्स टू n - 1 1/r1 - 1/r2। ना n बदल रहे हो सर जी और ना ही r बदल रहे, क्या जो r पहले है वही r अभी भी है, तो इसमें कोई चेंज। ये अगर काटा जाए, तुम्हारे सामने कटिंग रखी जाए और बताए ऊपर वाले की 15 है और नीचे वाले की कितनी है, तो तुम 15 मार देना, सोचना मत कि 15/2 7.5 कर सकते हो, तुम्हारा कोई भरोसा। दूसरा सवाल ये वाले में, अब इसके वाला देख लेते हैं। ये है और इसको 20 से काटा गया वर्टिकली, यानी एक टुकड़ा ऐसे बना, ये वाला क्या लेंस पढ़े हो तुमने? बगल। चलो इन दोनों की फोकल लेंथ सेम रहेगी, बदल जाएगी? सेम या बदल जाएगी? जल्दी बताओ, बदल क्यों बदल जाएगी बेटा? R2 बदल जा रहा, इसका R2 बदल जा रहा है, इसका R1 बदल जा रहा है, क्या अलग अलग आ गया? नहीं आ गया, प्लेन हो गया। तो फोकल लेंथ कितनी होगी? f/2। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? अरे यार आधा था, पहले f रही होगी, f1 मान लेता हूं मैं। चलो f1 बताओ कितना होगा? पहले f थी, इसकी f थी f/2 और इसकी f/2। क्या इनको कॉन्ट्रैक्ट में रखेंगे तो उतना ही आना चाहिए जितना पहले था, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f इक्वल्स टू, शुरू में कितनी फोकल लेंथ थी तुम्हारी? f, ठीक है। f1 कितना बताया तुम लोगों ने? f/2 प्लस f2 कितना बोला? f/2। क्या 2 ऊपर गया, नीचे f, नीचे f, ऊपर 2, ऊपर 2, क्या आया? 4/f। तुमको तो f लाना था, तुमको तो इधर केवल f लाना था, कैसे 4/f आ गया? इसका मतलब f/2 फोकल लेंथ नहीं होगी। दूसरा कर 2f, कितना कर? 2f, फोकल लेंथ डबल हो गई। अब जोड़ो 1/f इक्वल्स टू 1/2f प्लस 1/2f। अब कैसे सही हो गया? पहले तो गलत था। अब 1 लाना f है, 1/2f प्लस 1/2f, क्या 2/2f? 2 से 2 गया, डेट इज 1/f। ऐसे काटने पर फोकल लेंथ डबल हो जाती है, ये वो चीज है जो तुम्हें समझना था। अब समझ में आया? जो सब लोगों ने आधा काटने पर f/2 कर दिया था, वो गलती है, फोकल लेंथ डबल हो जाती है, समझे? फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। किसका आंसर सही था? सब लोगों ने क्या सोचा? आधे से काटा गया, इधर भी आधा हो जाएगा, इधर भी आधा था, और जोड़ दोगे। अरे जोड़ने पर उल्टा होकर के जुड़ता है, सीधा होकर के जुड़ता था, तुम लोगों का आंसर सही था। सोचो, कॉमन सेंस लगाते नहीं हो तुम लोग। अगर सीधा, अगर मानो ऐसा आता f इक्वल्स टू f1 प्लस f2, तब तो तुम्हारा आंसर 100% सही था, आधा जोड़ आधा जोड़ के एक बना देते, लेकिन ऐसा नहीं था, ये खुद ही उल्टा है भाई, तो तुम्हें दोगुना दोगुना करना पड़ेगा। हाँ मिटा दूं ना, ये वाला गलत था। पहली कटिंग में कुछ नहीं बदला, दूसरी कटिंग में डबल डबल हो गई, ठीक है? काटने का तरीका, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2। चलिए, इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कंप्लीट होता है, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस तब कंप्लीट मैं कर पाया जब मैंने इसके चारों ओर के मीडियम को भी सेम रखा है। हवा में ही पढ़ाई कराई है, जैसे हवा में पढ़ाई चल रही है आप लोगों की, वैसे हवा में मैंने डेरिवेशन भी कराया है एयर में, तब ये सवाल लग पाया है, ठीक है? और अब आपका अगला टॉपिक का नाम होता है प्रिज्म। क्या चीज? प्रिज्म। क्या होता है प्रिज्म? प्रिज्म आप लोगों ने देखा है? अच्छा, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल स्लैब करा है ना? रिफ्रैक्शन बाय रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, गोल समतल पृष्ठों द्वारा अपवर्तन करा है, नहीं करा है? याद होगा सब लोगों को। तो प्रिज्म क्या है उसको जानने से पहले आपको ये वाला क्लियर होना चाहिए। यहां पर रेज ऐसे आती हैं, है ना, रेयरर से डेंसर, मतलब एयर और ये ग्लास, तो क्या होगा? ये नॉर्मल बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसके और इसके बीच में कितना डेविएशन रहता है? इसके और इसके बीच में कितना डेविएशन रहता है? कितना विचलन आता है? क्या ये दोनों रेस क्या जिस एंगल से आती हैं, क्या उसी एंगल से बाहर जाती हैं? तो डेविएशन तो कुछ नहीं आया, जिस एंगल से एंटर कर रही है उसी एंगल से बाहर एग्जिट कर रही हैं। ये एंगल R, ये एंगल भी R होता है, तो I बराबर E है, R1 बराबर R2 बराबर R है। तो जब कुछ बदल ही नहीं रहा है, तो ये वाली इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर नहीं होती? समांतर ही तो होती है। ये दोनों रेस क्या होती हैं?
इंसिडेंट रे आपतित किरण, और दूसरी कौन सी है, निर्गत किरण एमर्जेंट रे का ये पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं, मतलब डेविएशन कितना होता है, नेट डेविएशन कितना होता है, 0, इसमें कोई विचलन नहीं होता है। लेकिन अगर मैं जो ये रेस आकर के गिर रही हैं इसके ऊपर यहां ना इंसिडेंट करा के इस कोने पर इंसिडेंट कराऊं, इस छोटे से कोने के ऊपर, यह देखो छोटे से कोने के ऊपर इंसिडेंट कराऊं कुछ इस हिसाब से, तो अब आपको पता है कि रेस को ऐसे, ये ऐसे जाना था ना, थोड़ा सा बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे चली गई, नीचे नहीं पहुंच पाई, थोड़ा सा बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हुई, और फिर आपने नॉर्मल ऐसे ड्रॉ किया, अब उनको ऐसे जाना था लेकिन वो ऐसे चली गई। क्या अब तो डेविएशन आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो जब इंसिडेंट रे स्लैब के कॉर्नर वाले एजेस के पास, एजेस के क्लोज जाकर के इंसिडेंट होती है, तो डेविएशन 0 होता है कि नहीं होता है? तब डेविएशन 0 नहीं होता है, यानी ऐसे समझो कि ये किसी कॉर्नर पर आकर के इंसिडेंट हो रही है, ऐसे और ऐसे चली गई, गई कि नहीं गई, है कि नहीं है? डायग्राम में कुछ एरर है क्या? अच्छा, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया, अच्छा, तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना, जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे चली गई, ठीक, थोड़ा सा और डेविएट हो गई। तो खुद ही देखो एक कर्व बन रहा है, कर्व बनता हुआ दिख रहा है, ये देखो ऊपर वाला कर्व देखो, ये ऐसा, समझ में आया चीज? तो इस ऐसे केसेस को कहा जाता है प्रिज्म, इस केस को कहा जाता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। मतलब ध्यान से देखना, जब इंसिडेंट लाइट किससे मुलाकात हो रही है, इंसिडेंट लाइट मिल रही है पैरेलल सरफेसेस से, तो कोई डेविएशन नहीं आया। लेकिन अगर वो मिल रही है कैसे सरफेस से, क्या किसी एंगल पर झुके हुए सरफेस से, इंक्लाइन सरफेस से मिल रहा है, तो उसका डेविएशन 0 है या नॉन जीरो? नॉन जीरो। अब वो अपने जगह से, ध्यान से देखो, चला ऐसे था, ये चला था ये, और आपने उसको इतना घुमा दिया, तो अब डेविएशन 0 नहीं है, और इस डिवाइस का नाम हो जाता है, इस किनारे वाली डिवाइस का नाम हो गया प्रिज्म। देख भी रखा होगा तुम लोगों ने, रखा था, खेल रहे थे, वो है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म में कितने सरफेस काम आते हैं, 2 या 3? कितने सरफेस काम आते हैं? 2। अरे यही दोनों तो काम है यार, तीसरा बेस किसी काम का थोड़ी होता है, उसको रखे रहते हो, बेस रखने का काम आ गया बस। प्रिज्म में अगर रिफ्रैक्शन करा रहे हो, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो 2 सरफेस काम आते हैं। तो 2 इंक्लाइन प्लेन सरफेस से बनी हुई जो ज्योमेट्री होती है, आकृति होती है डिवाइस, उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म। जिसमें 2 सरफेस कैसे होते हैं? इंक्लाइंड होते हैं, है कि नहीं है? आनत तल पर झुके हुए 2 पृष्ठ, पारदर्शी अपवर्तक पृष्ठ से बनी आकृति क्या कहलाती है? प्रिज्म कहलाती है। प्रिज्म में ध्यान से देखो, ये भी अपवर्तक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? अपवर्तक पृष्ठ है, क्योंकि अरे अपवर्तक है ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है नहीं है, और रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ साथ कैसा है? अरे रिफ्रैक्टिंग तो तब होगा ना, अपवर्तक तो तब होगा जब कैसा हो? ट्रांसपेरेंट हो। और प्लेन भी ले रखा है मैंने, कैसा ले रखा है? प्लेन भी ले रखा है, समझ में है ना? और दोनों सरफेस समांतर नहीं है इसके जैसा, किसी ना किसी एंगल पर वो झुके हुए हैं, उनके बीच में कोई ना कोई तो एंगल है, कोई ना कोई कोण है, और ऐसे डिवाइस को कहा जाता है प्रिज्म। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रिज्म में लिखो डेफिनेशन। ठीक है, प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल डिवाइस ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट प्लेन ग्लासेस व्हिच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल। ठीक है, प्रिज्म 2 पारदर्शी समतल पृष्ठों से झुकी हुई आकृति होती है, घिरी हुई आकृति लिख लो। प्रिज्म 2 पारदर्शी समतल पृष्ठों से झुकी हुई आकृति होती है। प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस ऑफ 2 प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेसेस which are inclined at an angle, which are inclined at an angle. which are inclined at an angle, जो किसी एंगल पर बने रहते हैं। तो अगर प्रिज्म बनाऊं मैं आपके लिए, तो देखो ये बन गया आपके सामने प्रिज्म। ये इसमें अगर लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे, तो ये वाला इस सरफेस से अपवर्तन होगा, मैंने इस पर क्या खींचा? नॉर्मल। अब इसको ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, मान लो एयर है, एयर, और ये आपका क्या है? ग्लास, तो ऐसे थोड़ी जाएगी, वो तो थोड़ा बहुत तो डिबेट होगी ही होगी, है कि नहीं है? उसके बाद आपने कहा कि सर इसको ऐसे जाना था, मतलब सॉरी ये तो नॉर्मल हो गया है ना, और इसको कैसे जाना था? सही है, ऐसे ही तो जाना था, लेकिन जाएगी कैसे? क्योंकि फिर ग्लास से कहाँ जा रही है? एयर में, तो क्या हो जाएगा? फिर बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल,
तो नॉर्मल से दूर झुक जाती है, दूर हट जाती है ना। तो अब सीधे सीधे देखा जाए तो ये हो गया प्रिज्म। इसमें कौन कौन से रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, अगर आप नाम लिखिएगा तो आप लोग ए, बी और सी, तो बताओ रिफ्रैक्टिंग सरफेस अपवर्तक पृष्ठ कौन कौन से हैं बेटा? रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ए बी एंड ए सी। कई अपवर्तक पृष्ठ हैं आपके। अरे यही तो है अपवर्तक पृष्ठ। बेस क्या है प्रिज्म का? बेस, अरे यही तो है आधार, इसी पर तो रखा है। अच्छा ठीक, बहुत अच्छी बात है। और इसमें अब बात आती है एक चीज की कि इस रे का नाम क्या है? अगर मैं इसको एक्स रखूं, है ना, ए बी सी हो ही गया है, डी ई, इस पॉइंट का नाम डी, इस पॉइंट का नाम ई, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। आप ध्यान से देखो, डी एक्स जो रे है, डी एक्स उसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। डीई रे जो है, डीई अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण हो गया, ठीक है। और एक और रे दिख रही है, ईवाई। देखिए ईवाई का नाम है निर्गत किरण, एमर्जेंट रे। तो जो जानते हो वो मैं नहीं लिख रहा हूं, बाकी जो थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता था मैंने उसको हटाने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी। अब सबको पता है ये वाला एंगल कौन सा होगा बेटा? ये कौन सी रे है, कौन सी किरण है? आपतित। तो आपतन कोण क्या एंगल आई लिखा जाएगा? अरे लिखोगे ना, ठीक। ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला नॉर्मल के साथ अपवर्तित किरण क्या एंगल आर बनाएगी? और यहां भी तो कोई एंगल बन रहा है, तो मैं इसको R1 और इसको R2 लिख देता हूं, है ना, बाहर ही आएगा। और ये है नॉर्मल और ये है इमर्जेंट रे, इसके साथ जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा? ई। आई छोटा सा है, ई थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। क्या डेविएशन बहुत ज्यादा नजर आया? नजर नहीं आया डेविएशन। सोचो ऐसे जा रही थी ऐसे, और ऐसे ना जा करके वो कैसे जा रही है? ऐसे। मतलब आप ध्यान से देखो, उसके पुराने दोनों पाथ को मिला तो आपको इतना ज्यादा बेंड दिख रही है। दिखा कि नहीं दिखा? समझ नहीं पा रहे हो बेंडिंग? ऐसे जा रही थी, ऐसे ना जाने के बजाय जब बाहर निकली तो कैसे निकल रही है? ऐसे, इतना लीन। तो इतना लीन दिखा, तो मैंने पीछे देखा तो देखा कि इतना एंगल हट गई भाई। कि ये पैरेलल ग्लास स्लैब में डेविएशन आया था कि नहीं आया था? नेट डेविएशन समतल कांच की प्लेट में जैसे गई थी वैसे बाहर गई थी, गई थी नहीं गई थी? जिस एंगल से एंटर करती है उसी एंगल से बाहर निकलती है। डेविएशन फिलहाल वहां जीरो था। नेट डेविएशन कितना था? जीरो था, क्योंकि दोनों रेस पैरेलल थी, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों समांतर थी। यहां समांतर नहीं है, दिख भी रहा है तुम लोगों को, है ना। तो यहां पर ये बात हो गई। एक और चीज ध्यान से देखो, एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी, एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी। क्या ए बी और ए सी अपवर्तक पृष्ठ है? कैसे पृष्ठ है? अपवर्तक। तो एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी इज कॉल्ड, अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने हुए कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। किन्हीं दो, देखो यार, किन्हीं दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच के बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। यानी यहां पर जो एंगल ए होगा उसे कौन सा कोण कहेंगे? अपवर्तक कोण। और इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे को प्रिज्म कोण भी कहते हैं, क्योंकि प्रिज्म में ही तो है ये, कि प्रिज्म के बाहर है, प्रिज्म में ही तो है ना। तो ये प्रिज्म का कोण होगा। अगर ध्यान से देखो, रे ऐसे चली तो आपने ये कहा, है ना, आपने इसको ए बी और सी, तो आपने एंगल ए को कहा। अगर मेरा ऐसे रे ऐसे चलती ऐसे, अब बताओ एंगल इस वाली रे के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? ए या सी? सी होगा, क्योंकि अपवर्तक पृष्ठों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है? प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस लिख देता हूं मैं यहां पर, है ना। अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने हुए कोण को अपवर्तक कोण, या फिर दूसरा नाम क्या है उसका? प्रिज्म कोण। चाहे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलो और चाहे उसको प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। किस लेटर से लिखा गया है इसको? ये 10th में पढ़ाया जाता है तुम लोगों को, ये सब 10th में पढ़ाते होंगे ना ये सब? हाँ, 10th में जो टीचर पढ़ाया होगा तुम्हें पढ़ाया होगा बेटा, है ना। तो तुम लोग टीचर की कमी निकालने में बहुत तेज भी रहते हो, है कि नहीं है? कुछ भी हो सर, या तो हम उस दिन आए नहीं थे, या फिर दूसरा बहाना क्या मारते हो तुम लोग? दूसरा, अरे सर टीचर ने नहीं पढ़ाया था। और खास करके अगर टीचर बदल जाए तो तुम्हारी लॉटरी लग गई, उसकी बुराई करने का जी भर के तुम्हें मौका मिल जाता है। क्या कहते हो यार, मेरी करोगे? एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। इसका सिंबल क्या होगा? ए। अब इसमें एक और एंगल है जो आपको ध्यान देना है, दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू। ध्यान से देखिए, ये है इंसिडेंट रे और ये है इमर्जेंट रे। इन दोनों के बीच में भी तो एंगल दिखा। क्या ये अपने मार्ग से बहुत ज्यादा भटक गई? जितना भटक गई उसे कहते हैं एंगल ऑफ भटकाऊ, जिसे डेविएशन बोलते हैं।
एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे डेल्टा से लिखा जाता है। तो यहां पर एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का कोण को, ये कौन सी किरण है बेटा, इंसिडेंट रे आपतित किरण, और ये वाली कौन सी किरण है, अपवर्तित या निर्गत, एमर्जेंट निर्गत किरण है। तो इनके बीच जो कोण बना है उसे कहा गया एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण कहते हैं कि कितना विचलित हुई। तो एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में, इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को एमर्जेंट रे, इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इसके बाद आपके लिए ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट, इसको लिखा जाएगा डेल्टा से, पढ़ा भी होगा शायद मेरे ख्याल से। ठीक, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, धन्यवाद। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक कल देखते हैं अगली वीडियो में।